बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि आगे ना बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधे सिंगू बॉर्डर से जहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जी अभिषेक तो नमस्कार, देश की बात में बात किसानों की। आखिरकार किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत मिल गई। करीब 2 दिन चले संघर्ष के बाद किसानों की बढ़ती संख्या, उनके प्रदर्शन को देखते हुए सरकारों को दिल्ली के अंदर घुसने की अनुमति देनी ही पड़ी है। इससे पहले सुबह से ही कई मोर्चों पर तनातनी के दृश्य सामने आते रहे। पुलिस लगातार चेतावनी और टीयर गैस का इस्तेमाल करती नजर आई। सिंगू बॉर्डर पर टीयर गैस के इस्तेमाल से भी किसानों को ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रोक सके। किसान भी उग्र हुए। एक समय ये भी खबर आई कि झड़प हुई है, भगदड़ हुई है, जिसमें किसान और पुलिस वाले दोनों को ही चोटें आई हैं। पानीपत, बहादुरगढ़, कुंडली, बुराड़ी से आज सुबह से ही बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा कवच तैयार किया गया था। दिल्ली पुलिस, CISF, रैपिड एक्शन फोर्स और BSF तैनात थे। ये खबर भी आई कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी है। उधर यूपी के मोदी नगर से भी खबर आई, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने हुक्का जाम किया था। और अब खबर ये आ रही कि कल ये प्रदर्शन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान करेंगे। उधर सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड लिए जा रहा है, लेकिन फिर किसान वहां पर अड़ भी गए हैं। कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे आगे, इससे हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी समय मौजूद हैं, सौरभ शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर। देखिए, बिल्कुल मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और यहां पर सुबह से काफी गतिरोध बना हुआ था। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाना चाहे तो जा सकता है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर सकता है। इसके बाद बहुत सारे किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर यहां से चले गए हैं, लेकिन अभी रास्ता बंद है क्योंकि काफी संख्या में अभी किसान यहां पर बैठे हुए हैं। वो टिकरी बॉर्डर जाने को तैयार नहीं हैं। तो आगे किसानों का हुजूम है, काफी सारे ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी, मोहम्मद गजाली, तमाम जो सहयोगी हैं बॉर्डर पर तैनात है और देख रहे हैं, हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज सुबह से जिस तरह से पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, एक तरह से उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं। खबरें ये भी आई कि झड़प हुई, किसान भी उग्र हुए, दोनों पक्षों को चोटें आई, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। लेकिन किसानों को कहां पर अंदर आने की अनुमति मिली है, क्योंकि उनका आंदोलन है दिल्ली चलो। वाकई में ये हम समझेंगे। बुराड़ी में जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, टिकरी में निरंकारी ग्राउंड में इजाज़त दे दी गई है, लेकिन किसान वहीं पर डटे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा आंदोलन इससे कमज़ोर बनेगा। सुबह हमने देखा किस तरह से किसानों को रोकने के लिए जो तमाम मोर्चे हैं बॉर्डर पर, वहाँ पर 4 स्तरीय सुरक्षा कवच एक तरह से बनाया गया था पुलिस का। और पुलिस विचार विमर्श करती हुई, बातचीत करती हुई किसानों से नजर आई थी। सौरभ, बताइए आपके आसपास क्या स्थिति है? जी बिल्कुल निधि, टिकरी बॉर्डर से फिर भी किसान गए हैं बुराड़ी के निरंकारी मैदान की ओर, लेकिन सिंघू बॉर्डर से एक भी किसान आगे नहीं गया है। अब भी यहाँ पर जबरदस्त गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अंधेरा हो चुका है, सारी जो है लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जो सड़कों पर भी हैं। उधर की लाइट आप देखेंगे जल रही है, इधर की सारी लाइटें बंद हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दूर RAF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे। पूरी बैरिकेडिंग अभी भी लगी हुई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप जाइए बुराड़ी, हम आपको ले जाएंगे। चुपचाप शांति से किसान कह रहे हैं हम नहीं उठेंगे, बुराड़ी ले जाकर के हमें लगता है कि हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। और ये NH-44 है निधि, ये GT करनाल रोड है, GT रोड भी कहते हैं जिसे, और एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है निधि, जो कि दिल्ली से जोड़ती है हरियाणा को। और ये बंद है सुबह से। सोचिए तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उन हज़ारों लोगों को जो दिल्ली से आते जाते हैं। और ये किसान कह रहे हैं कि हम इस रोड को ब्लॉक रखेंगे ताकि केंद्र सरकार पर दबाव ज़्यादा बना सके वो लोग। जो तीनों किसानों के बिल हैं, फार्म बिल हैं, उसको जब तक वापस नहीं लेती, MSP लीगलाइज नहीं करती, तब तक वो किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी दूर पर किसान आपको नज़र आएंगे जो कि अपने झंडे और डंडे लिए यहाँ पर तैनात हैं। इनका कहना है कि वो महीनों का रसद लेकर के आए हैं, राशन पानी लेकर के आए हैं और वो आगे नहीं जाएंगे। ये बताइए, ये लोग कब तक रुकेंगे आप लोग यहाँ पर?
जब तक मोदी साढ़े पहले वापस नहीं लाएगा तो यहाँ पर रुकेंगे। तो ये आप लोग कह रहे थे कि दिल्ली जाना है आपको, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे अब आप लोग? सड़क क्यों बंद किए हुए आप? दिल्ली जाएंगे, अभी जथेबंदियां हमारे यहाँ पीछे हैं, कोई बात करके इनसे फिर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। पूरे ढंग और तरीके से जाया जाएगा। सर आप तब से लोगों को हटा रहे हैं, भाई यार आप बॉर्डर के पास में नहीं करना, आपने इंटरव्यू लेने को प्लीज वहाँ पीछे आ जाओ। अच्छा ये बताइए मेरे को कि आप लोग कब तक यहाँ पर रोड ब्लॉक रखेंगे? 6 महीने, साल, कोई चक्कर नहीं। राशन लेके आए? राशन पूरा फुल है। सर ये बताइए, आप भी खा के जाना, चाय पी के जाना, सारा प्रबंध है, पानी भी सबका है। सर ये बताइए, आप लोग दिल्ली जाना चाहते थे, पुलिस कह रही है कि दिल्ली जाइए। दिल्ली आप लोग कह रहे थे कि दिल्ली जाना है आपको, जब पुलिस दिल्ली लेके जा रही है तो क्यों? दिल्ली सर जहाँ पे जंतर मंतर वहाँ पे नहीं, कोई और जगह लेके जा रहे हैं वो, बुराड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ वहाँ नहीं जाना है, जंतर तो जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो किसान है थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी करते हुए, ताकि अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं जो दूसरे किसान हैं उनको समझा के रख सके। तो आपने सुना निधि कह रहे हम 6 महीने भी यहाँ पर बैठने को तैयार हैं, किसान राशन पानी लेकर के आए हैं, और अगर ये रास्ता अगले और 24 घंटे ब्लॉक रहा तो दिल्ली में जो कि कोरोना से जूझ रहा है उसे तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है, क्योंकि टिकरी बॉर्डर भी पूरी तरीके से नहीं खुला है। और मुकेश बता रहे थे कि वहाँ 400 ट्रैक्टर हैं। निधि यहाँ पर लगभग 5000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर हो सकते हैं। जहां तक छत से नजर जा रही थी, अभी तो अंधेरे में नहीं दिखा पाएंगे, आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। यहां तक कि जो कोंडली के बाद मानेसर हाईवे है बागपत वाला, जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वहां भी जाम लग गया है, ट्रक वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे ये जाम दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। अगर एक तरफ 400 ट्रैक्टर, एक तरफ 5000 ट्रैक्टर, तो वाकई में दिल्ली बॉर्डर में दिल्ली वालों की समस्या होने वाली है। हमारे साथ मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गजाली, आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है, जरा बताइए हमें। जी, मैं इस वक्त हरियाणा के पानीपत ज़िले में हूं और सबसे लेटेस्ट खबर यह है कि पानीपत से पहले ज़िला आता है कुरुक्षेत्र, करनाल से पहले कुरुक्षेत्र, और फिर हरियाणा का आखिरी ज़िला अम्बाला, और फिर पंजाब शुरू हो जाता है। कल तक या आज दोपहर तक स्थिति ये थी कि हरियाणा के हर ज़िले में पंजाब से आने वाले किसानों को रुकावट का सामना झेलना पड़ रहा था, लेकिन आज दोपहर के वक्त, शाम के वक्त ये खबर आई कि अम्बाला और कुरुक्षेत्र जो पहले और दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में पंजाब की तरफ से, वहाँ पर पुलिस और ज़िला प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग की थी वो हटा दी है। तो अगर आप कैमरा पर्सन को मैं कहूँ, आपको दिखाएंगे कि हम इस वक्त पानीपत के टोल प्लाजा पे हैं। तो सुबह से जो सन्नाटा था वो अब यहाँ पर आवाजाही बढ़ चुकी है। प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं जो पहले से इस पूरे NH1 पर बड़े बड़े जो ट्रक और टैंकर खड़े हुए थे, क्योंकि आवाजाही बंद थी 2 दिन से, हरियाणा ने खुद ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। तो अब इस टोल प्लाजा पर पूरी आवाजाही है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। और इसी बीच करीब पंजाब से जो खबरें हमें पता चल रही हैं, पंजाब से कई किसान अमृतसर और जलंधर वाले इलाके से दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और कुछ देर में यहाँ पर आएंगे। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रही हैं वो यहाँ के सिविल सोसाइटी और कुछ सिख समुदाय के लोग, लोकल लोग, वो लंगर की सेवा दे रहे हैं या लंगर का खाना खिला रहे हैं लोगों को। और ख़ास करके ये उन्हीं किसानों के लिए है, वैसे तो कोई भी यहाँ पर आके वो खाना खा सकता है, लेकिन ख़ास करके उन किसानों के लिए है जो लंबा सफ़र तय करके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी भी शाम से एक दिल्ली में, अगर जैसा सौरभ बता रहे थे और बाकी भी हमारे साथी बता रहे हैं कि वहाँ बुराड़ी में एक ग्राउंड दिया गया कि वहाँ जाकर रहें। हमें जो खबर आ रही है कि पंजाब के किसान उससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, रामलीला मैदान की हालांकि परमिशन नहीं मिली है। किसान यूनियन कहते हैं कि हमने कभी भी पंजाब में, किसानों ने कभी भी ज़िला प्रशासन या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से पहले इजाज़त तो मांगी ही नहीं। जहां तक कोरोना की बात है, वो कहते हैं कोरोना में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह जो है चुनावी समागम भी होते रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के प्रोग्राम्स होते रहे हैं, तो इससे भी उनको कोई एतराज़ नहीं है। वो ज़रूर दिल्ली जाएंगे और उस वक्त तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान, यानी कानून, जो कृषि कानून है, उनको हटाया ना जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है निधि कि जब से किसान आंदोलन या ये दिल्ली चलो का नारा यूनियंस ने दिया था ऑल ओवर इंडिया के, खास करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसान संघर्ष कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, उस वक्त खुद यूनियन के लीडर्स को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो दिल्ली तक एंट्री कर पाएंगे। इसीलिए उनका एक कैवियाट बाद में आया था, या बाद में, कल तक वो यही कह रहे थे कि जहां पर हमें रोका जाएगा हम वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन अब स्थिति क्या है कि यूनियन के कॉल देने पर
हजारों की गिनती में किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, सारे बैरिकेड तोड़ चुके हैं, दिल्ली अब वो पहुंच चुके हैं। अब नई रणनीति बन रही है कि दिल्ली तो अब हम पहुंच गए, अब हम मांग क्या करें, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और उनके साथ एक राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हो चुका है, जो बेनतीजा रहा है। इसी वजह से अब जो है दिल्ली पहुंचने के बाद इतने मतलब कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं, तो जो किसान यूनियन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि वो किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाएं। ऐसी चीज़ है नहीं कि केंद्र सरकार को पता नहीं है कि वो क्यों आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि अब आगे की बातचीत का वो न्योता दें और इतनी बड़ी संख्या के किसानों को गजाली, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ, बात करके आ जाए तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से आपके पीछे आवाजाही है, क्या माना जाए, आपने बताया जालंधर और अमृतसर से किसान आ रहे हैं, तो क्या हरियाणा के किसान शामिल हैं या वो नहीं हैं, या सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं? देखिए, पंजाब के किसानों ने 26 और 27 तारीख का दिन दिया था दिल्ली जाने का, और जब मनोहर लाल खट्टर ने 24 तारीख को ये कह दिया कि हम 25 से कल से बॉर्डर बंद करेंगे, तो उनके साथ सहानुभूति दिखाने के लिए हरियाणा के किसान एक दिन पहले चल पड़े। 25 को, यानी अगर कह लें कि आज 27 तारीख है, तो परसों के दिन भर जो यहाँ से किसान चले थे उसमें ज़्यादा तादाद या संख्या हरियाणा के किसानों की थी। उसके बाद भी हरियाणा के किसान यूनियन के लीडर हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो किसानों को लीड कर रहे थे, वो आगे जाकर पानीपत और सोनीपत में 25 और 26 को रुके रहे, ये कहते हुए कि हम छोटे भाई हैं, पंजाब के किसान या पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जब वो आ जाएंगे तब हम एक साथ चलेंगे। इसी वजह से आज टिकरी बॉर्डर हो या सोनीपत के पास का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ काफ़ी टीयर गैस वगैरह छोड़े गए हैं, वहाँ पर दोनों ही सूबों के जो किसान हैं वो एक साथ गए हैं। और यही शायद रणनीति हरियाणा सरकार की थी बैरिकेड्स लगाने की, कि हरियाणा के किसानों को जाने दो, ज़्यादा संख्या में पंजाब के किसान हैं तो उनको किसी तरह से वहाँ ना पहुँचने दिया जाए। लेकिन आज दोपहर और शाम की ताज़ा खबर यह है कि अंबाला और कुरुक्षेत्र से बैरिकेडिंग हटा दी गई है, क्योंकि किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भी हर तरफ से हरियाणा में घुस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक कदम पीछे होते हुए बैरिकेडिंग हटाने के आदेश दिए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी हालात को समझाने के लिए। मुकेश आपका, सौरभ आपका, गजाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको मध्य प्रदेश के किसानों के हाल से रूबरू कराएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं अब मध्य प्रदेश से। खबर है, जैसा कि आपने देखा, पंजाब के किसान सड़क पर हैं। विपक्ष कह रहा है कि मंडी खत्म होने से किसानों को नुकसान होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की अपनी दिक्कत है। मंडी में सब्जी उत्पादों का जो भाव है 2 से 3 रुपए किलो मिल रहा है। ग्राहक जो है 30 से 40 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। देवास में जगदीश नागर अपने खेतों में उगाए बैंगन गाय भैंस को खिला रहे हैं। दूसरे किसानों ने भी गोभी, मेथी, पालक के खेतों को जानवरों की चारागाह बना दिया। सुनिए क्यों। मध्य प्रदेश के देवास जिले के मेंढकी धाकड़ के किसान हैं, जिनको अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिला, तो इन्होंने मंडी से अपनी सब्जी की फसल लाकर मवेशियों को खिला दी। इतना ही नहीं, जब हम वहां पर गए तो ये खड़ी फसल अपने जानवरों को खिलाते हुए नजर आए। हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या कारण इन्होंने अपनी खड़ी फसल जानवरों को खिलाई। हम मंडी में बेचने के लिए गए थे, मार्केटिंग करने के लिए, वहाँ हमको वो दाम नहीं मिलने की वजह से हम अपनी फसल वापस घर लाए और मवेशियों को खिलाए। यहाँ तक कि हमने हमारी खड़ी फसल में भी मवेशी को खिलाना शुरू कर दी। इनमें 50,000 रुपये बीघा की लागत आई थी, जिसका रेट हमको नहीं मिला, जिसके कारण हमने 15 कुंटल सब्जी हमारी हमने गौशाला में खिला दी। मेथी तो अच्छी है, शाला में आती है और इसको भाव नहीं मिल रहा, उखाड़ी मजदूर के पैसे नहीं मिल रहा है, तो हम बच्चों की फीस काय में भरते पढ़ाते लिखाते, तो है ना, इसलिए हम उखाड़ के गाय को लाख रिया, गाय को खिला रहा हूँ। हाँ, गाय को खिला रही। बड़वानी जिले में भी खेतों में खड़ी हरी तुरई किसान अपनी गायों को खिला रहे हैं। भिंडी भी फेंकने को मजबूर हैं। वजह का पता इस मंडी से चलता है। बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, बैगन 2 रुपए, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो धनिया, बैगन
बैगन 2 रुपए किलो झमाझम माल बिया। ऐसे में जो किसान यहाँ आए हैं खुद को ठगा मान रहे हैं। देश भर में नए कृषि कानूनों को लेकर, मंडी को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। किसान मंडी में ठगा जाता है या किसानों को मंडी में अच्छा पैसा मिलता है? अरे नहीं मिलता है, किसान ठगा के घर जाता है। मंडी बंद होने से किसान खुश होगा, बाहर हमारा माल बिकेगा सही 60 भाव से। पंजाब के किसान रोड पर उतरे तो हमें हमारे समर्थन मूल्य पर हमारी फसलें अगर नहीं बेची गई तो हम भी इसके लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। 3 रुपए किलो बैगन बिक रहे हैं, धनिया बिक रहा है 2-3 रुपए किलो। इससे क्या होगा, किसान का लागत ही नहीं निकल रही है। क्यों, समझिए ये गणित। इंदौर मंडी में विनोद साप्टा जैसे किसान लगभग 1320 किलो गिलकी लेकर गए। मंडी में बोली लगाने वाले बिचौलियों ने इसके सिर्फ 1980 रुपए दिए, मतलब 1 किलो गिलकी का सिर्फ 1.5 रुपया, जबकि खुदरा में ये 40 से 50 रुपए किलो तक बिका। किसान को बड़वानी से इंदौर तक गिलकी लाने में 2850 रुपए भाड़ा खर्च करना पड़ा। उसे मेहनत से उगाई गई गिलकी बेचने के बावजूद 820 रुपए जेब से खर्च करने पड़े। किसानों का आरोप है व्यापारी भाव चढ़ने नहीं देते। व्यापारी कहते हैं उनकी गलती नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो क्या है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा कोई चीज़ की आवक हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, इस कारण से जो है चीज़ों के भाव कम रहते हैं। अब देखिए खेत मंडी होते हुए भोपाल के खुदरा बाजार में सब्जी की क्या हालत है। जो मेथी गोभी मंडी में 2 से 3 रुपए किलो बिकी, वो यहाँ 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मेथी तो सबसे सस्ती 5 रुपए किलो मिल जाती थी, 10 रुपए किलो, आज 40 रुपए किलो है। गोभी भी 40 रुपए किलो, टमाटर भी 40 रुपए किलो, आलू तो 50 रुपए किलो मिल, बहुत ही महंगा है। और पता ये चला है कि किसान को तो 3 रुपए 4 रुपए किलो में ही सब्जी खरीदते हैं ये, और हमको जो ये दुकानदार है क्योंकि उसकी भी मजबूरी वो ये बता रहा है कि उसको 35 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है जो बिचौलिया खा जा रहा है। ये किसान का भी लॉस है ना, मतलब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको ये बीच का सब कुछ हटा के और वेंडर और किसान को सीधा कनेक्ट करना चाहिए। दुकानदार कहते हैं मुनाफा वो भी नहीं कमा रहे। मेथी हम 50 रुपये पसेरी ला रहे हैं मंडी से, बस्टर्ड मंडी से, और भिंडी 80 रुपये पसेरी ला रहे हैं। बीच में ही होंगे दलाल, लोगों को मालूम होगा सर जो भी रेट आ रहा हो, किसानों को क्या दे रहे हैं वो इसका हमें नहीं। हम तो पसेरी से 2.5 किलो लाते हैं, 5 किलो। इस बहस के बीच केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए गए हैं। दाम उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा होगा। फिलहाल वहां की सरकार ने 16 फल सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की 21 चीज़ों पर MSP तय की गई है। अब मध्य प्रदेश भी फल सब्जियों की MSP पर काम कर रहा है। हमने ये किया है, हमने मॉडल एक्ट लेकर आए, मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी कोई भी आदमी जिसके पैन कार्डधारी है, आप पैन कार्डधारी, आप भी जाके अपने को अच्छा गेहूं चाहिए, जैविक चाहिए, जहां से जाओ अपने पसंद का ले आओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, उससे किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी फसल का। हालांकि योजना शुरू होने से पहले व्यापारी कह रहे हैं ये संभव नहीं। न्यूनतम मूल्य हमें कोई घाटा नहीं है, मगर न्यूनतम मूल्य कैसे डालेगा? कच्चा पाला है इसका, आज क्या भाव ने कल तक नहीं बेचा तो कल सड़ जाएगा तो कौन देगा इसका? अगर मंडियां बंद होती हैं तो इससे आप लोग घाटा होगा नहीं? सबको, किसान को सबसे ज्यादा घाटा है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा आरोप संवादहीनता का है और उसी से नाराजगी है। ये नाराजगी मध्य प्रदेश में भी है, खास करके सब्जी भाजी और फल उगाने वाले किसानों का। वो मंडी से परेशान है, ग्राहक महंगाई से परेशान है, और इस बीच आढ़तिये, दलालों और बिचौलियों पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबलपुर से संजीव, बड़वानी से मुनाफ और देवास से अरविंद चौकसे के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और बिहार से खबर है। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है और सदन को स्थगित करना पड़ा जब अपने खिलाफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लगाए गए आरोप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आपा खो बैठे। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा। बहरहाल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा है कि तुम चार्जशीटेड हो और तुम मेरे मित्र के पुत्र हो जिनको मैंने नेता बनाया है। और उसके बाद तेजस्वी यादव की भी सफाई आई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जो ये आज सदन के अंदर बयानबाजी हुई है वहां पे विधानसभा में, क्या इसका असर क्या हो रहा है वहां पर?
देखिए असर क्या हो रहा है ये नहीं है, लेकिन कारण क्या था इस पर निश्चित रूप से हर आदमी अपनी तरीके से चर्चा कर रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार पर कुछ आरोप लगाए थे, कुछ व्यक्तिगत भी थे। एक तो उन्होंने अपने बारे में जब चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि बेटों के चक्कर में बेटियां लोग पैदा करते रहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने आज उस पर नीतीश कुमार को कहा कि आपने शायद एक बेटा के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार को केवल एकमात्र पुत्र है, तो आपने शायद बेटी ना हो जाए इस डर में आपने दूसरा बच्चा नहीं किया। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि हम दोनों भाइयों के बाद भी एक बहन लक्ष्मी हुई थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, जैसे कि एक हत्या के मामले का, जिस मामले में नीतीश कुमार बरी हो चुके हैं और पटना उच्च न्यायालय ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड जजमेंट दिया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने जजमेंट को कोट करके सारा कुछ सदन के सामने पेश किया था और कहा था कि इस पूरे आरोप को एक्सपंज किया जाए, और एक कॉपीराइट का मामला था जिस पर भी उन्होंने सफाई दी थी। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव अपने बयान पर कायम रहे, जिसके कारण नीतीश कुमार एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज तक इतने रौद्र रूप में कभी नहीं दिखे। उन्होंने बहुत कुछ सुना डाला, यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारी इसलिए बात सुनता हूँ कि तुम मेरे भाई समान मित्र के बेटे हो, साथ ही साथ तुम चार्जशीटेड हो, आरोप पत्र तुम्हारे खिलाफ में दायर हुआ है, चार्जेस फ्रेम हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे पिता को लोक दल का नेता मैंने बनाया था। वस्तुतः नीतीश कुमार कुछ तथ्यों को, निश्चित रूप से जो उनका बयान था वो तथ्यों पर आधारित था, लेकिन उनके कहने की जिस प्रकार से वो उत्तेजित और आक्रामक थे वो कभी किसी ने देखी नहीं। और इसी के कारण जो है सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आया। निधि, बिल्कुल, नीतीश कुमार को गुस्सा ये क्यों आया और इसका असर हम लगातार आगे भी देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से खबर है, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैक्सीन कहाँ रखा जाएगा इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने के कुछ ही हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगा देने के लिए उनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल, अब तक केवल कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट में लगा था, अब बचाव के नेटवर्क का हिस्सा होगा। ये तय किया गया है कि इसी अस्पताल के गैर कोरोना हिस्से में 7 से 8 हजार स्क्वायर मीटर जगह में कोरोना वैक्सीन का स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेगा। स्टोरेज राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनेगा? कई जगह, एक जगह से नहीं काम चलेगा, बहुत जगह होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दूसरे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उसके पास पहले ही 600 कोल्ड स्टोरेज पॉइंट्स हैं। 1800 पॉइंट्स वैक्सीन देने के लिए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, डिस्पेंसरी आदि। दिल्ली में 2 से 8 डिग्री तापमान में वैक्सीन स्टोरेज की सुविधा है। माइनस तापमान रखने के लिए स्टोरेज सेंटर की पहचान करके फ्रीजर लगवाने का काम चल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार का दावा है कि एक बार केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने की देरी है, सरकार कुछ हफ्ते में ही पूरी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगा सकती है। स्टोरेज कैसे होगी उसकी चिंता मत कीजिएगा। लगाने के लिए हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तो मिलने के ऊपर है कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी हमें देगी, और हम तो कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी पॉपुलेशन को लगा देंगे। वैक्सीन जब भी आएगी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाएगी। अभी कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, केवल वैक्सीन बनने की आहट है। पहले वैक्सीन बनेगी, उसके बाद केंद्र सरकार इसको खरीदेगी और राज्य सरकारों को देगी, और केंद्र सरकार ही ये बताएगी कि किसको वैक्सीन पहले देनी है, किसको बाद में देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ये दावा ज़रूर कर रही है कि क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली को वैक्सीन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश के टाइगर रिजर्व्स नए साल के मौके पर सैलानियों से भरे रहते थे। लोग महीनों पहले रिजॉर्ट्स और होटल्स में बुकिंग करवा लेते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब कुछ बदला हुआ है। पर्यटन कारोबारी एक एक बुकिंग के लिए तरस रहे हैं। देश के 2 मशहूर टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट और रणथंभौर की हालत भी इनसे अलग नहीं है।
हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा और हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। कोविड के बिगड़े हालात का असर उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी पड़ा है। आमतौर पर 2 महीने पहले बुकिंग से पैक होने वाले न्यू ईयर वीकेंड पर पर्यटकों का आना अभी तक ना के बराबर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास न्यू ईयर पर खासी भीड़ हर साल जमा होती है, लेकिन इस साल बुकिंग के लिए पूछताछ तो बहुत है, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है। जहाँ तक न्यू ईयर और क्रिसमस की बुकिंग का सवाल है, क्वेरीज तो काफ़ी जनरेट हो रही हैं। लोग 6 महीने से लगभग कैद में थे, लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस और बॉम्बे में बढ़ते हुए केसेस लोगों के कदम रोक रहे हैं और वो क्वेरीज जो है वो कंफर्म बुकिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। तो अभी यहाँ संशय की स्थिति बनी हुई है कि आगे आने वाले समय में कॉर्बेट में क्या हो। कॉर्बेट पार्क में न्यू ईयर वीकेंड में सबसे महंगा पैकेज होता है और हर साल करीब 20,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार इक्का दुक्का ही बुकिंग आई है और इससे होटल इंडस्ट्री हताश और निराश है। इस बार का जो रिस्पॉन्स है वो लास्ट ईयर की तरह नहीं है, क्योंकि पहले से जो 2-2, 3-3 महीने बुकिंग पहले हो जाती थी और इनबाउंड बुकिंग 6 महीने साल भर से पहले बुकिंग हो जाती थी। लेकिन जब से कोरोना काल से कॉर्बेट ओपन हुआ है, टूरिस्ट का बहुत अच्छा रिस्पांस है, अच्छी बुकिंग्स हैं। लेकिन अभी दोबारा जब कोरोना फिर से शुरू होने लग गया, उसमें कोई भी प्री 1-2 महीने की बुकिंग नहीं आ रही है, केवल 1 हफ्ते पहले की बुकिंग आ रही है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व रणथंभौर में भी ऐसा ही कुछ हाल है। असल में सर्दियों में जंगल की सैर बेहतरीन होती है, पशु पक्षी दिखाई देते हैं और इसलिए दोनों कॉर्बेट और रणथंभौर में जाड़ों में सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार रणथंभौर में भी बुकिंग्स में 50% तक का घाटा हुआ है। मैं रणथंभौर से बिलोंग करता हूं, तो रणथंभौर का एक पीक सीजन माना करते थे। तो एक रणथंभौर में जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम बात करें तो एक नवंबर में मोर देन 80% ऑक्यूपेंसी जो हुआ करती थी, लेकिन वो अब 20 to 30% पर रह गई है। पहले सफारीज में इतनी भीड़ हुआ करती थी, जंगल में इतनी भीड़ हुआ करती थी, और अभी आप देखिए कि बहुत मेजर कैंसलेशंस हैं। लोग, जैसे मैं डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करूं, डोमेस्टिक टूरिज्म एक कुछ शुरू हुआ था, लेकिन वापस ये कोरोना का वापस फेस्टिवल पीरियड के बाद जो कोरोना का एक बढ़ता हुआ ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग एक मेजर कैंसलेशंस फेस कर रहे हैं। राजस्थान के किले और महल दिल्ली से आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, लोग अपने वाहन से आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन अब राजस्थान के 8 प्रमुख शहरों में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे सैलानियों को आने में हिचक हो रही है। जब कोई शख्स छुट्टियों की योजना बना रहा हो और उस वक्त उसे कर्फ्यू शब्द सुनाई दे तो सब कुछ बदल जाता है। इससे नए साल और क्रिसमस की बुकिंग्स पर असर पड़ेगा। विदेश से पर्यटन बिल्कुल बंद है। देशी मेहमानों से कुछ आय की उम्मीद थी, लेकिन अब कोविड को लेकर सख्ती के कारण लगता है सर्दी के सीजन में कमाई की उम्मीद कम ही रहेगी। कॉर्बेट से दिनेश मनसेरा के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।